साल 1980 में एक युवा लड़का हर्षद मेहता पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि अगले 10 सालों में वो एक आम जॉबर से इंडिया के स्टॉक मार्केट का बिग बुल बन जाएगा। वो 15,000 स्क्वायर फीट का घर, लग्जरी गाड़ियाँ और आलीशान ऑफिस, सब कुछ उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन जितनी तेज़ी से हर्षद की कामयाबी बढ़ रही थी, उसका पतन भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1773, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसके पिता का कारोबार और तबीयत दोनों ही बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन हर्षद ये हालात बदलना चाहता था, इसलिए वो चला गया मुंबई, सपनों का शहर। वहाँ उसे लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिला और साथ ही साथ वो छोटे मोटे काम भी करने लगा। शुरुआत की प्लास्टिक स्क्रैप इकट्ठा करके बेचने से, फिर सीमेंट का भी व्यापार किया। कई बार पैसे बचाने के लिए वो खुद ही सामान उठाकर पहुंचाता। कुछ सालों में उसका पूरा परिवार भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया। 1987 में कॉलेज खत्म करने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपये की नौकरी पकड़ी। वहीं उसका भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई में काम करने लगा। दोनों भाई अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी करने लगे। लेकिन 2 साल तक काफ़ी कोशिशों के बाद भी कुछ बड़ा नहीं हो पाया। तब उन्होंने तय किया कि अब वो स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाएंगे। उस समय बीएसई में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहां सारे सौदे मैन्युअली होते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तब तक नहीं आई थी। वहां सिर्फ ब्रोकर और जॉबर को ही एंट्री मिलती थी। जॉबर का काम होता था क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदना और बेचना। हर्षद ने इस रिंग को देखा और ठान लिया कि उसे भी यही काम करना है। काफ़ी कोशिश के बाद पी अम्बालाल नाम के एक ब्रोकर ने उसे जॉबर का बैज दिलाया। लेकिन पहले ही दिन उसने 2,000 रुपये गंवा दिए। मगर हर्षद ने हार नहीं मानी, बल्कि इस नुकसान से सबक सीखा। अगले कुछ महीनों में वो इतना कुशल हो गया कि मार्केट में सबसे तेज़ जॉबर बन गया। हर्षद को समझ आ गया कि शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कंपनियों की अंदरूनी जानकारी चाहिए होती है, वो भी सबसे पहले। उसने यूनियन लीडर्स से लेकर कंपनी के लोगों से रिश्ते बना लिए, ताकि वो प्रोडक्शन डेटा पहले जान सके। अगर प्रोडक्शन बढ़ता तो शेयर खरीदता, हड़ताल या गिरावट होती तो बेच देता। इसे आज के ज़माने में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो अब गैर कानूनी है, लेकिन तब वैध थी। 1982 तक हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए काफ़ी पैसा कमा लिया और एक बड़ा घर ले लिया। अब वो दूसरी तकनीक आजमाना चाहता था, पंप एंड डंप। वो किसी छोटे और सुस्त शेयर को चुनता, अपने साथियों के साथ उसे बड़ी मात्रा में खरीदता, जिससे शेयर की सप्लाई घट जाती और कीमतें बढ़ जाती। फिर थोड़े थोड़े शेयर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाता। उसकी ये इनोवेटिव स्ट्रैटजीज इतनी सफल हुईं कि उसे लगा अब कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर आया ब्लैक थर्सडे, 18 मार्च 1982। दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। 15 मिनट में इतिहास की सबसे तेज गिरावट देखी गई। हर्षद को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े और अश्विन की पत्नी ने घर का खर्च उठाया। लेकिन जून 1982 में उन्होंने फिर से बाजार में उतरने का फैसला किया। इस बार उन्होंने खुद की फर्म शुरू की, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स। मकसद था अमीर लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना और उन्हें ज़्यादा रिटर्न दिलवाना। उन्हें 4 लाख रुपए अश्विन के ससुर से और 1 लाख एक सीए से मिला। हर्षद ने देखा कि चाय पत्तियों के दाम बढ़ रहे थे, जिससे चाय कंपनियों का मुनाफा बढ़ने वाला था। लेकिन फिर भी उनके शेयर कम कीमत पर थे। इसलिए उसने मैक्लाउड रसल, टाटा टी, हैरिसन जैसी कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। 1 साल में उनके शेयर आसमान छूने लगे। ग्रोमोर का नाम फैलने लगा और लोग लाइन में लगने लगे निवेश करने के लिए। 1985 तक हर्षद को लोग स्टॉक मार्केट का जादूगर मानने लगे। लेकिन उसकी सफलता से एक पुराना खिलाड़ी नाराज था, मनु मानेकों। मनु मानेक एक बियर था, मतलब वो शेयर गिरने पर मुनाफा कमाता था। 1986 में वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे बाजार गिरने लगा। हर्षद ने एसपीआईसी कंपनी के शेयर भारी मात्रा में खरीद लिए, पर मनु मानेक ने उसमें शॉर्ट सेलिंग कर दी। हर्षद के बारे में अफवाह फैलाई गई कि वो 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है और दिवालिया हो गया है, जबकि हकीकत में उसके पास पैसे थे।
लेकिन उसने 14 दिन पहले ही अपनी देनदारियां चुका दी और खुद अपनी अफवाहों का जवाब बना। इसका उसे फायदा मिला, पर 1,50,00,000 का नुकसान भी। जल्द ही उसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और भारत का सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस बन गया। लेकिन अब वो सिर्फ ब्रोकर नहीं, खुद बड़ा निवेशक बनना चाहता था। इसके लिए चाहिए था सैकड़ों करोड़ का कैपिटल, और वो इसके लिए पहुंच गया मनी मार्केट में। हर्षद को पैसे चाहिए थे और इसके लिए वो गया मनी मार्केट की तरफ। ये मार्केट सरकार और बैंकों के बीच काम करता था, जहां बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन देते थे। यहाँ ट्रांजैक्शन की गारंटी होती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी बॉन्ड से। हर्षद ने देखा कि इस मार्केट को ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया जाता था और उसमें बहुत बड़ा स्कोप था खेलने का। अब यहाँ आया एक अहम प्लेयर, बैंक ऑफ कराड। एक छोटा सा बैंक जिसे हर्षद ने अपनी स्कीम में शामिल किया। हर्षद बैंक से कहता कि वो एसबीआई से सरकारी सिक्योरिटीज खरीदे। एसबीआई को पैसे भेजे जाते हर्षद के जरिए, लेकिन हर्षद असली सिक्योरिटीज बैंक को न देकर एक फर्जी रिसिप्ट भेजता, जिसे कहते थे बीआर, बैंकर्स रिसीव। असली सिक्योरिटीज तो बैंक के पास होती ही नहीं थी। हर्षद उन पैसों को शेयर मार्केट में झोंक देता, स्टॉक खरीदता और स्टॉक की कीमतें ऊपर चढ़ती जाती। शेयर ऊपर जाते ही वो उन्हें बेचकर मुनाफा कमाता और फिर असली सिक्योरिटीज खरीदकर बैंक को देता। इस तरह हर्षद मेहता एक एक करके पूरा मनी मार्केट अपने इशारे पर नचा रहा था। एक समय ऐसा आया जब बैंक खुद हर्षद से कहते थे कि सर प्लीज़ हमारे पैसे ले लीजिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हर्षद उन्हें ज़्यादा रिटर्न दिलाएगा। लेकिन ये सब लंबा नहीं चल सकता था। स्कैम की शुरुआत 1992। अप्रैल 1992 में एक पत्रकार, सुचेता दलाल ने हर्षद के एक बड़े ट्रांजैक्शन को पकड़ लिया। उन्हें पता चला कि हर्षद ने एसबीआई से 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन कोई असली सिक्योरिटी नहीं थी। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडलाइन छपी, द ग्रेट बैंक स्कैम। पूरी मार्केट हिल गई। हर्षद पर इनकम टैक्स, सीबीआई, आरबीआई और कई एजेंसियों ने एक के बाद एक केस ठोक दिए। मार्केट क्रैश हो गया और आम निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जीपीसी वलान बनाई, जो इस घोटाले की जांच करे। हर्षद पर आरोप लगा कि उसने करीब 5,000 करोड़ रुपए इधर उधर घुमाए। गिरफ्तारी और केसन हर्षद को जेल में डाल दिया गया। वहां उसने दावा किया कि उसने तो सिर्फ मार्केट को बेहतर बनाया है और असली गलती तो बैंकों और सिस्टम की थी। उसके खिलाफ 72 क्रिमिनल केस और 600 सिविल केस दर्ज हुए, लेकिन फिर भी हर्षद हार नहीं माना। जेल से बाहर आकर उसने फिर शेयर ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन अब उसके पास न वही ताकत थी, न नेटवर्क। 2001 में हर्षद मेहता को फिर जेल में डाला गया। वहीं उसे सीने में दर्द उठा और 31 दिसंबर 2001 को उसकी मौत हो गई। एक जमाने में देश का सबसे ताकतवर ब्रोकर अब एक गुमनाम मौत मर चुका था। नतीजा और विरासत। इस स्कैम के बाद भारत की फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए। सेबी को ताकत दी गई कि वो मार्केट की निगरानी करे। बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई ताकि मैनुअल घोटाले न हो। आज भी लोग कहते हैं कि हर्षद मेहता ने इंडिया में इक्विटी कल्चर शुरू किया। उसने लाखों लोगों को बताया कि शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका गलत था। सीखा। हर्षद मेहता की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिस्टम की खामियां अगर इस्तेमाल की जाए तो वो वक्ती मुनाफा दे सकती हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, जो तेज़ ऊपर चढ़ता है वो तेज़ नीचे भी गिरता है।